दोस्तों, आपने सोनम वांगचुक के फास्ट अनटू डेथ यानी कि अमरण अनशन के बारे में तो सुना ही होगा। आज उनको बिना कुछ खाए पिए इस अनशन को करते हुए 15 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया है। रिसेंटली उनके कई इंटरव्यूज, वीडियोज और ट्वीट्स ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें से उनका एक ये वाला ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाती है, लेकिन अगर वो ऐसे ही लद्दाख के लोगों के राइट्स को इग्नोर करते रहेंगे या डिनाई करते रहेंगे तो इसे स्टेप मदर ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाएगा। आखिर क्या है ये मुद्दा? कौन से राइट्स के लिए हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या उनकी डिमांड्स है? और आखिर सरकार इसकी तरफ कोई भी फैसला लेने को तैयार क्यों नहीं है? जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अब दोस्तों, अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो आपको ये बताना बनता है कि इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स के अंदर जो रेंचो का जो कैरेक्टर था उसे बनाया गया था। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अब जैसे फिल्म के अंदर रेंचो काफ़ी सारे इनोवेशंस करता रहता है, ठीक उसी तरह रियल लाइफ में भी सोनम वांगचुक ने काफ़ी सारे इनोवेशन कर रखे हैं। अब चाहे वो सोलरमठ बिल्डिंग्स हो या फिर आइस स्टूप का कॉन्सेप्ट, जो कि आर्टिफिशियल क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट था, अपने इन्हीं सारे इनोवेशंस के लिए उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चाहे वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो, G3 मैन ऑफ द ईयर हो, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हो, या फिर इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर द बेस्ट अर्थ बिल्डिंग ही क्यों ना हो। 6 मार्च को सोनम वांगचुक अपने फास्ट अनटू डेथ यानी कि अमरण अनशन की स्टार्टिंग करते हैं। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो अपना ध्यान लद्दाख की डेमोक्रेसी, एनवायरनमेंट और पब्लिक राइट से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर लेकर आए। अब वहाँ के लोगों की 4 मेजर डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है कि लद्दाख को एक फुल स्टेटहुड दे दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाए। तीसरा, लद्दाख को पार्लियामेंट के अंदर 2 सीट्स अलॉट कर दी जाए। और चौथा, वहाँ पर एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी डिमांड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहली डिमांड थी स्टेटहुड की। इसको समझने से पहले आपको याद होगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और इसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी। अब सवाल है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब ये लोग स्टेटहुड की डिमांड क्यों कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके लिए। तो बेसिकली दोस्तों हुआ क्या कि डिवीज़न होने के बाद जम्मू कश्मीर को फिर भी उनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से इनके डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे। अब वो इम्पैक्ट्स कौन से थे? तो मेनली 4 मेजर तरीके से इनके डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर इम्पैक्ट्स पड़े। पहला है, अब क्योंकि इनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो ये अपने स्टेट लेवल पर कोई गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया है। अब वही अगर हम दूसरी यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली को देखें, वहाँ के लोगों के पास कम से कम ये राइट तो है कि वो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, जबकि लद्दाख के पास वो राइट अब है ही नहीं। दूसरा इम्पैक्ट है कि लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस में ही अपने वोट डाल सकते हैं, जिसमें आगे उनको सिर्फ एक ही MP दिया गया है। तीसरा इम्पैक्ट है कि जब जम्मू कश्मीर एक फुल स्टेट था तो लद्दाख की साइड से 4 MLAs हुआ करते थे, लेकिन अब ये संख्या 0 बन चुकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के अंदर लद्दाख का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अब वही अगर चौथे इम्पैक्ट को देखें तो लद्दाख जब कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था तो LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पूरे रीजन को कंट्रोल किया करती थी, लेकिन सेपरेशन के बाद से ये काउंसिल एक तरह से पावरलेस हो चुकी है। चेरिंग डोरजी, जो कि फॉर्मर BJP लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि हिल काउंसिल्स के पास काफ़ी फ्रीडम हुआ करती थी जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था। इन्हीं सब रीजंस के चलते मई 2020 में उन्होंने BJP से रिज़ाइन कर दिया, जिसके ऊपर उनका ये स्टेटमेंट था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं ये सब ब्यूरोक्रेट्स देख रहे हैं, जिनको वहाँ रह रहे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। साजिद कारगिल, जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में लद्दाख से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिल काउंसिल्स को एकदम ब्यूरोक्रेट्स के अधीन कर दिया गया है। जहां पहले हिल काउंसिल के अंदर जो काउंसिलर्स होते हैं उनके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर हुआ करती थी कि वो उनको अलॉट किए हुए फंड्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर सकते थे,
वही अब रूल्स को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है कि अब वही काउंसलर एक छोटा अमाउंट भी बिना ब्यूरोक्रेट से कंसेंट के कहीं पे भी स्पेंड नहीं कर सकते। इन्हीं सब रीजंस की वजह से वहाँ के लोग जो है वो फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, जो कि अगर उनको मिल जाता है तो उनके पास ये पावर होगी कि वो स्टेट लेवल पे अपनी खुद की गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वही जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनके पास से ये फ्रीडम होगी कि वो अपने खुद के लॉज क्रिएट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, जिससे वहाँ रह रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब अगली डिमांड को देखें तो वो थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। अब ये 6 शेड्यूल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो कि ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आदिवासी लोगों को। अब इसके अकॉर्डिंग ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए वो लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग ARCs और ADCs कहते हैं। ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज होती है जिनके पास ये पावर होती है कि वो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। लोकल लेवल पे लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपने लैंड, फॉरेस्ट, सोशल कल्चर कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के रूल्स बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी बाहर का आकर उनके लैंड और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के टाइम पे ये शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अब आप लोग का ये सवाल हो सकता है कि लद्दाख के अंदर तो कोई भी फॉरेस्ट है नहीं, तो फिर उनको ये 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों ये 3 मेन कारण है। पहला, हर एक जगह की अपनी खुद की एक बायोडाइवर्सिटी होती है। सोनम वांगचुक अपनी वीडियो में कई बार कहते हुए दिखाई दिए हैं कि क्लाइमेट चेंज के टर्म्स में लद्दाख बहुत ही रिस्की एरिया है। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर इंडस्ट्रीज ऐसे ही वहाँ पर अपनी माइनिंग्स वगैरह कंटिन्यू रखेंगी तो इससे लद्दाख को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स वगैरह बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज होंगी, बल्कि वहाँ रह रहे लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी। दूसरा रीज़न है कि लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। NCST की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेह के अंदर 66%, कारगिल के अंदर 83%, वहीं कहीं कहीं पे तो 99% पॉपुलेशन इस कैटेगरी को बिलोंग करती है। और फाइनली तीसरा रीज़न है कि इस शेड्यूल में होने की वजह से उन लोगों को अपने खुद के डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे। अब दोस्तों इन्हीं सब रीजन्स की वजह से लद्दाख के लोग ये सारी डिमांड्स कर रहे हैं। पहला, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करो। दूसरा, उन्हें एक फुल स्टेटहुड दो। तीसरा, लोकसभा के अंदर उनको 2 MPs मिले। चौथा, एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए जो कि वहाँ रह रहे लोगों की जॉब रिजर्वेशन के ऊपर काम कर पाए। अब दोस्तों इन डिमांड्स को लेकर जो प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2020 में पहला पीपल मूवमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला था लद्दाख के अंदर इन सब डिमांड्स को लेकर। जब उनको उसमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो इसके बाद 2 और प्रोटेस्ट हुए थे, एक दिसंबर 2021 में और दूसरा नवंबर 2022 में। अब इन 3 सालों के अंदर कई बार डिस्कशन हुआ मिनिस्टर्स और लद्दाख के लोगों के बीच, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और उनकी डिमांड्स हमेशा की तरह अनफुलफिल रखेगी। तो अब सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट इनकी इन डिमांड्स को पूरा क्यों नहीं करना चाहती? तो दोस्तों इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रीज़न ये हो सकता है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया तो वहाँ के लैंड्स, फॉरेस्ट के जितने भी राइट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर वहाँ रह रहे लोगों के ऊपर चले जाएंगे। इससे होगा ये कि गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को उनके प्रोजेक्ट्स या माइनिंग के लिए वहाँ की लैंड या फिर कोई दूसरा रिसोर्स बिना पीपल कंसेंट के अलॉट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी लद्दाख गए होगे तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ के जो लैंड्स हैं, वहाँ की जो वादियाँ हैं, वो धरती के और किसी भी जगह से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज जहाँ इंडिया के अंदर कई बड़ी नदियाँ किसी न किसी लेवल तक पोल्यूटेड हो चुकी हैं, वही वहाँ की नदियाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वहाँ की जो मोनेस्ट्रीज हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर है जो वहाँ का, वो इतना फेमस है कि लोग दुनिया के कोने कोने से उसी को देखने आते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी इन प्लेसेस को सेफ और प्रोटेक्टेड रखें? अब दोस्तों आपके क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट जरूर करना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि आखिरकार लद्दाख में हो क्या रहा है और वहाँ के लोग किन किन दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो इन सब चीज़ों पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रही है।